बच्चों, आज सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में पहला जो लेसन है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये आपका पहला पाठ है। इसको आज हम पढ़ाएंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो आखिर हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये होता क्या, तो इसी चीज को इस लेसन के अंतर्गत हमको जानना है। वैसे किसी भी देश में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए वहां पर कोई न कोई एक शासक अवश्य होता है, जो अपनी प्रजा को, अपने देश को अपने नियमों या कानूनों के अनुसार वो संचालित करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे देश में या पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से शासन व्यवस्था प्रचलित पाई जाती है। और वो कौन है 3 प्रकार, तो वो आप देख लें। जैसे पहला है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा है आपका राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और तीसरी है आपकी तानाशाही व्यवस्था। तो ये 3 प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे पूरे विश्व में किसी न किसी देश में ये प्रचलित होती है या पाई जाती है इस तरह की। तो आइए इन्हीं को हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लें। तो जैसे आपका लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसको तो हमको पढ़ना है, इसको अभी हम बताएंगे। इसके नीचे की 2 चीजें जो हैं इनको हम बताए दे रहे हैं। एक है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें राजा का चुनाव वंश परंपरा के आधार पर होता है। अर्थात एक राजा गद्दी पर बैठता है, शासन करता है, और उसकी मृत्यु के बाद या उसके अयोग्य हो जाने के बाद उसी के वंश से या उसका पुत्र वो गद्दी पर बैठता है, और फिर उसके बाद उसका पुत्र जब योग्य नहीं रह जाएगा तो उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। अर्थात वंश के आधार पर ज्यों-ज्यों नया वंश आता जाएगा, नई पीढ़ी आती जाएगी, तो वो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार से जनता का कोई सहयोग नहीं होता है। इसमें जनता इनके चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। ये केवल अपने आप चुने जाते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद ये अपने अनुसार जो है ये शासन करते हैं। जनता को जो है वो उनके ऊपर ये शासन अपना चालू रखते हैं। तो ये है राजतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरी आपकी है तानाशाही व्यवस्था। तो तानाशाही व्यवस्था क्या होती है, तानाशाही व्यवस्था से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो शासक वर्ग होता है तो वो अपने ताकत के दम पर या शक्ति के बल पर वो जनता के ऊपर शासन करता है। इसमें वंश परंपरा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसमें ना तो जनता का कोई हस्तक्षेप होता है, इसमें ये केवल अपने ताकत के बल पर शासन करता है, और जब तक इसमें शक्ति या ताकत बरकरार रहती है तब तक ये शासन व्यवस्था लागू रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान में, हालांकि देश जब आज़ाद हुआ था ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, तो उस समय यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी। वहाँ पर चुनाव करवाए गए थे, लेकिन अभी कुछ बीते सालों में
तो वहां पर एक सैनिक कमांडर था, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। तो वो जो था उसने अपने ताकत के दम पर वहां पर सरकार का तख्ता पलट दिया था और वहां पर उसने शासन किया। इसके पश्चात उसने कुछ समय के पश्चात अपने अनुसार संविधान में परिवर्तन करा करके और वो अपनी व्यवस्था को उसने तंत्रात्मक शासन व्यवस्था का नाम दे दिया था। तो लगभग 2 पंचवर्षीय तक उसने शासन किया था। इसी तरह से और भी कई देश हैं, तो वहां पर भी यही व्यवस्था लागू होती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जो होती है वो जनता के हित में नहीं होती है, क्योंकि इसमें जनता की भलाई से संबंधित कार्य बिल्कुल ना के बराबर किए जाते हैं। क्योंकि कारण है कि अगर जनता ही संतुष्ट अगर रहेगी तो फिर ये शासन कैसे कर पाएंगे। इनको तो अपने दम पे, शक्ति के बल पर जनता को डरा धमका करके उनके ऊपर शासन करना होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। अब आइए चलते हैं हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पे। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। इसमें जो भी शासक वर्ग होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और जनता ही उनको जब तक चाहेगी तब तक उनको गद्दी पर बिठाएगी और जब वो चाहेगी तो उनको हटा भी देगी, क्योंकि इसमें समय एक निश्चित होता है। इसमें 5 वर्ष का समय निश्चित होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव करवाए जाएंगे और जनता इन 5 वर्षों में उनके कार्यों का अवलोकन करेगी और उस अनुसार उसका प्रतिफल वो उनको देगी। अगर जनता के हित से संबंधित कार्य हुए हैं तो उसी व्यक्ति को फिर चुना जाएगा और अगर जनता के हित से संबंधित कार्य नहीं हुए हैं तो जनता उनको नहीं चुनती। तो ये इस तरह की व्यवस्था है। इसीलिए इसको जो है जनता का शासन भी कहा जाता है इस व्यवस्था को, अर्थात इसमें जनता का शासन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक अपने प्रतिनिधि को चुन करके वहां पर बिठाती है और अगले 5 वर्ष के बाद वो उसको फिर से हटा सकती है। तो ये होती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो इसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे हम कि लोकतंत्र क्या है, जो हमारा चैप्टर है। तो इसके बारे में अब हम आगे देखेंगे कि लोकतंत्र शब्द, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर। यह अगर संधि विच्छेद इसका किया जाए तो लोकतंत्र, ये जो है लोक और प्लस तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो लोक का अर्थ क्या होता है? जनता या लोग, और तंत्र का अर्थ क्या होता है? शासन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, जनता का शासन। और अगर इसको हम अंग्रेजी में इसका विच्छेद करें तो इसका होता है डेमोस प्लस क्रेशिया। यहां भी इसका यही अर्थ होता है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है तंत्र या शासन। तो वहां भी अगर देखें हम तो उसका
भी यही अर्थ निकलता है, जनता का शासन, अर्थात वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन होता है, लोकतंत्र कहते हैं। ये इसकी इस तरह से शाब्दिक रूप से जो एक परिभाषा है वो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि लोकतंत्र दो शब्दों लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जहां लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ शासन होता है, अर्थात जनता का शासन, या हम कह सकते हैं कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन होता है। और यह व्यवस्था जो है 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लागू होती है 5 वर्ष के लिए। कुछ परिभाषाएं भी इसमें दी गई हैं, जिसे अब्राहम लिंकन के अनुसार बताया गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसे देख लेते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये डॉक्टर अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा दी गई है। या लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है, कि इसके अंतर्गत जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं हमने आपको बताई। अब आगे जो है हम फिर बताएंगे। तो अब यहाँ हम लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में कुछ चीजें यहाँ पर बोर्ड पे आप देख रहे हैं, बिंदु हमने दिए हैं। तो इन बिंदुओं के माध्यम से जो है इसको हम बताएंगे। जैसे पहला बिंदु दिया है शासकों का चुनाव जनता द्वारा, कि जो शासक वर्ग होता है लोकतंत्र में या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक चुना जाता है तो उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो अब इनका जो चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या होता है कि कुछ जो चुनाव होते हैं या कुछ शासक चुने जाते हैं उनमें जनता स्वयं सहभागिता करती है। जैसे तो लोकतंत्र की विशेषताएं, तो लोकतंत्र की विशेषताएं कुछ बिंदु हमने यहाँ पर दिए हैं। इन बिंदुओं के द्वारा जो है इनको हम बताने का प्रयास करेंगे। कि पहला है जैसे शासकों का चुनाव जनता द्वारा, कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक वर्ग होता है या जो शासन करता है तो उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और इसके चुनाव में कौन से लोग हिस्सा लेते हैं? तो वे लोग हिस्सा लेते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, अर्थात जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है इसमें, कि देश का वह प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो इनके चुनाव में हिस्सा लेता है। तो इस तरह से इसमें जो शासक होते हैं तो वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और दूसरी चीज इसमें बताया चलते हैं कि इसमें जो चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से जो है चुनाव किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि सीधे तौर से जिनके चुनाव में हिस्सा लेती है जनता वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, और जिसमें जनता सीधे हिस्सा ना लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासकों का चुनाव करती है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो ये दो प्रकार से जो है इसमें शासकों का चुनाव होता है। फिर इसके बाद दूसरा है शासकों द्वारा जनहित कार्य करना, कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक होते हैं तो इनके जो कार्य होते हैं तो वो जनता के हित से संबंधित कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो एक निश्चित होता है, क्योंकि उसके बाद जो है फिर चुनाव करवाया जाता है। तो अब इनके अंदर एक ये भी डर रहता है कि अगर हम इन जो हमको समय दिया गया है तो इस समय में अगर हमने जनता के हित से संबंधित कार्य नहीं किए
तो आने वाले समय में फिर हमको पराजय झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये लोग ऐसे ही कार्य करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हित हो। तो इस तरह से शासकों द्वारा जनहित कार्य करना इसमें होता है। फिर इसके बाद चलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। तो इसमें एक ये नियम चलता है कि चुनाव में, तो वो होता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। अर्थात इसमें जो वोटिंग का सिस्टम होता है, तो एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है। ये नहीं है कि वो दो जगह पे वोट दे दे या अन्य जगहों पर चला जाए, तो क्योंकि उसका वोटर लिस्ट में एक ही जगह पर नाम होना चाहिए, तो इसलिए वो वहीं पर वोट देगा और उसका मूल्य एक ही होगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति होगा, एक ही जगह पर वोट डालेगा, तो उसका मूल्य भी एक ही जगह पर होगा। तो ये इसकी विशेषता होती है कि इसमें एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होता है। तो इससे ये होता है कि चुनाव में धांधली नहीं होने पाती है। नहीं तो अगर ये व्यवस्था ना हो अगर इसमें, तो क्या हो कि भाई एक व्यक्ति जो है एक जगह पर जैसे वोट उसने दिया और उसके बाद वो दूसरी जगह पर जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देता है, अन्य जगह पर जाकर के वो किसी तीसरे व्यक्ति को वोट देता है। तो इस तरह से उसका एक मूल्य नहीं होगा और ये जो व्यवस्था होगी तो फिर वो चुनाव में बदलाव ला देगी उसमें। तो ऐसी प्रणाली जो है इस व्यवस्था में अपनाई जाती है। और इसके बाद चौथा जो है वो है निश्चित कार्यकाल की। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल जो प्रतिनिधियों का होता है वो 5 वर्ष का निश्चित किया गया है, केवल राज्यसभा के सदस्यों को छोड़ करके। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बाकी जितने भी चुनाव होते हैं तो उन सबका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। वो आपका चाहे सबसे छोटी इकाई अगर देखी जाए ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम प्रधान, वो भी 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और देश का जो एक प्रथम नागरिक होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो इस तरह से कार्यकाल इनका एक निश्चित होता है। हाँ, ये अवश्य है कि कभी विशेष परिस्थितियों में इस कार्यकाल को कम किया जा सकता है, कि जैसे आपातकाल की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, देश के अंदर जो है कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस दौरान। और दूसरा है आपका कि अगर किसी कारणवश जो पद पर व्यक्ति है अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो अपनी इच्छा से पद को त्याग देता है, तो फिर उसके कार्यकाल को कम किया जा सकता है और उसके स्थान पर फिर पुनः चुनाव करवाया जाएगा और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह को लेगा। तो इस तरह से हमने आज आपको लोकतंत्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं थोड़ी सी हमने बताई हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है फिर दूसरे भाग में हम इसके बारे में बताएंगे।